ई कंटेंट योजनांतर्गत आज हम प्रस्तुत वीडियो में बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक विषय हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र और पाठ्य पुस्तक का नाम है एकांकी रत्नाकर में संकलित प्रथम एकांकी कौमुदी महोत्सव के बारे में चर्चा करेंगे। मैं एस.एल. बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर। और जिस कंटेंट की हम चर्चा कर रहे हैं ये कंटेंट महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कक्षा बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र में ये पाठ्य पुस्तक सम्मिलित है और पाठ्य पुस्तक है एकांकी रत्नाकर, और जिसमें प्रथम एकांकी कौमुदी महोत्सव की महत्वपूर्ण जो व्याख्याएं हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज हम इस एकांकी की जो व्याख्या संख्या है या प्रमुख गद्यांश है जो व्याख्या की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण गद्यांश है, 16 नंबर से हम चर्चा शुरू करेंगे। तो पहले हम पढ़ने से पहले बीए प्रथम वर्ष की प्रिय छात्राओं, प्रस्तुत वीडियो को आप ध्यान से इसको देखें, सुनें, इसका विवेचन विश्लेषण करें, इसका अवलोकन करें। तत्पश्चात प्रस्तुत वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में लापरवाही ना बरतें। प्रस्तुत वीडियो में मैंने बेहद ज्ञानवर्धक और रोचक सामग्री में प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो कृपया करके ध्यान से इसको गौर से इसको देखें। तो महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसको पहले हम पढ़ते हैं। राजनर्तकी, तुम्हारा ये वार्तालाप महाराज नंद से नहीं हो रहा है, सैनिक चंद्रगुप्त से हो रहा है। मुझे अपने चरणों की धूल वीरों की परंपरा के लिए छोड़नी है, राज नर्तकियों की परंपरा के लिए नहीं। किंतु मैं तुमसे प्रसन्न हूं, कुसुमपुर के नागरिकों को नृत्य शिक्षा दो और उसका मंगलाचरण आज कौमुदी महोत्सव में तुम्हारे नृत्य से हो। नृत्य प्रारंभ करो जिसमें कुसुमपुर का वायुमंडल तुम्हारे नुपुरों के स्वरों का वाहक बनकर कौमुदी महोत्सव का निमंत्रण प्रत्येक दिशा में पहुंचा दे। तो ये प्रमुख गद्यांश है। अब हम व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इस गद्यांश की या गद्यावतरण की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। 4 जो व्याख्या के सोपान हैं सप्रसंग व्याख्या के, जिसमें पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा भावार्थ और चतुर्थ कलात्मक सौंदर्य या साहित्यिक सामाजिक विश्लेषण होता है। तो कृपया करके छात्राएं ध्यान से इन सोपानों को आप सुने और देखें। पहले हम इस गद्यांश का संदर्भ निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर, जिसमें 5 एकांकी संकलित है और पहली एकांकी है डॉक्टर राम कुमार द्वारा विरचित कौमुदी महोत्सव। इस एकांकी से ये गद्यांश उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। तो ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग निहारते हैं, प्रसंग को देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में कौमुदी महोत्सव के शुरू में राजनर्तकी अलका को
नृत्य करने के लिए वसुगुप्त ने प्रस्तुत किया। तब चंद्रगुप्त ने उनसे कुछ बातें की। नर्तकी ने कहा कि ऐसे फूलों का क्या सौंदर्य जो किसी के सब पर बिखेर दिए जाते हैं। मैं आज आपके चरणों पर गिरकर अपने जीवन से मुक्त हो जाऊंगी। तब चंद्रगुप्त ने उससे कहा था, क्या कहा? व्याख्या का अगला सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में या गद्यावतरण में चंद्रगुप्त ने राज नर्तकी अलका से कहा कि तुम्हारी बातें महाराज नंद से नहीं, सैनिक चंद्रगुप्त से हो रही है। आपकी वार्तालाप नंद से नहीं है, आपकी जो चर्चा है, आपका जो संवाद है, वो सैनिक चंद्रगुप्त से हो रहा है। तुम इस तरह बातें कर रही हो जैसे तुम्हारे सामने महाराज नंद ही हो, वही खड़ा है। चंद्रगुप्त ने नर्तकी द्वारा चरणों पर गिरने, चरणों की धूल में सैन कर अमर हो जाने की बात कही जाने पर ऐसा कहा। तभी तो चंद्रगुप्त ने कहा कि मुझे अपने चरणों की धूल किसी के लिए नहीं, अपितु वीरों की परंपरा के लिए छोड़नी है। मेरे चरणों की धूल है वो वीरों के लिए है, जिनमें पराक्रम होता है, जिनमें वीरता होती है, उनके लिए क्या है, ये धूल प्रिय हो सकती है। आपके लिए धूल काम की नहीं। चंद्रगुप्त ने कहना चाहा कि मेरे बाद वीरों की परंपरा चलती रहे। मैं तो यही चाहता हूं, और कि मेरे पीछे राज नर्तकियों की परंपरा चले, मुझसे प्रेरणा लेकर नारियां राज नर्तकी बने। मैं ये तो नहीं चाहता। चंद्रगुप्त ने कहा कि फिर भी मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। तुम नृत्य प्रारंभ करके कुसुमपुर के नागरिकों को नृत्य की शिक्षा दो। नृत्य का आप विधिवत रूप से उनको प्रशिक्षण दो। जिस प्रकार कोई कार्य शुरू करने से पहले उसके निर्बाध पूरा होने और भली प्रकार से पूरा होने की कामना से मंगलाचरण या देवता की स्तुति की जाती है, उसी प्रकार तुम्हारा नृत्य कौमुदी महोत्सव का मंगलाचरण बने, ऐसी मेरी अपेक्षा है। तुम नृत्य कर कुसुमपुर के वायुमंडल में, पूरे वातावरण में अपने नुपुरों के स्वर भर दो। अपने घुंघरुओं से क्या है, चारों ओर ध्वनि कर दो, ताकि वे स्वर कौमुदी महोत्सव का निमंत्रण प्रत्येक दिशा में पहुंचा दें। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है और चरण रज का जो महत्व होता है उसको प्रस्तुत गद्यांश में चित्रित किया है कि एक पुष्प की अभिलाषा की चंद पंक्तियाँ मेरे दृष्टिपटल पर आ जाती है, तो आपके ज्ञान वृद्धि के लिए मैं आपको दो पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पुष्प की क्या अभिलाषा होती है। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गेनों में गूथा जाऊँ, चाहे नहीं मैं सुरबाला के गेनों में गूथा जाऊँ, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि हित शीत चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये जो गद्यांश है वो वीर रस से ओतप्रोत है, वर्णन में सांकेतिकता है,
भाषा उच्च स्तर की साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी है और इसमें सहजता, सरलता और लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में ये भाषा पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब हम अगला 17वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। चाणक्य सम्राट, आग बुझ जाने पर भी आग की राख गर्म रहती है, उसे तुम हाथों में नहीं उठा सकते। तुम इतने थोड़े समय में कैसे मान बैठे कि कुसुमपुर की आग इतनी शीतल भस्म हो गई है कि उसमें कुसुमों की क्यारियां सजाई जाएं। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं। गद्यांश तो लघु है लेकिन इसके भाव बहुत ही गहरे हैं। तो व्याख्या के जो 4 सोपान होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य, इस आधार पर इसका हम विवेचन विश्लेषण करते हैं। छात्राएं ध्यान से देखें और सुनें। पहले हम इसका संदर्भ निहारते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित कौमुदी महोत्सव एकांकी से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब हम इस गद्यांश का प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रगुप्त के कहने से नंद वंश की राजनर्तकी अलका, जिसे वसुगुप्त लेकर आया था, ने अपना नृत्य प्रस्तुत किया और गीत गाया। चंद्रगुप्त ने पुरस्कार स्वरूप या पुरस्कार रूप में उसे अपने गले की माला प्रदान की। तभी वहां आचार्य चाणक्य ने आकर कहा कि पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, ठहरो। प्रस्तुत कथन आचार्य चाणक्य का ही है। अब चाणक्य क्या कहना चाह रहे हैं, अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि सम्राट ठहरो, तुम्हें यह जानना चाहिए कि आग के बुझ जाने पर भी कुछ समय तक उसकी राख गर्म रहती है, उसे हाथों से उठाया नहीं जा सकता। और कहा भी है, लिखा भी है कि यत्र यत्र धूमस्त्र तत्र तत्र तत्राग्नि। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। तो ऐसा नहीं है कि आग ठंडी पड़ गई है, अभी भी क्या है, थोड़ा सा हवा का वेग चाहिए, वो दोबारा से सुलग उठेगी, प्रज्वलित हो जाएगी, जलने लग जाएगी। तो आग अभी ठंडी नहीं हुई है, ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, हाथों से छूने पर उससे हाथ जलते हैं। तुमने ये कैसे मान लिया कि कुसुमपुर की आग इतनी शीतल भस्म में बदल गई है, ठंडी नहीं हुई अभी, कि तुम उसमें फूलों की क्यारियां सजाने लगे। चाणक्य ने कहना चाहा कि चंद्रगुप्त, तुमने कुछ समय पूर्व ही कुसुमपुर पर आक्रमण कर वहाँ के शासक का वंश नष्ट किया है, नंद वंश का विनाश किया है। अभी अभी आपने शासक के वफादार लोगों के मन में तुम्हारे प्रति रोष, आक्रोश, बदले की भावना अभी होगी ही। और तुम कुसुमपुर की राजनर्तकी पर विश्वास कर उसके नृत्य का आयोजन ही नहीं करा रहे, उसे पुरस्कृत भी कर रहे हो। ये ठीक नहीं है। तुम्हें ध्यान नहीं कि राजनर्तकी तुम्हारे साथ कोई चाल चलकर तुम्हारे लिए खतरा भी पैदा कर सकती है। अब हम प्रस्तुत गद्यांश का कलात्मक सौंदर्य देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में आचार्य चाणक्य का कथन उसके कूटनीतिक दूरदर्शी व्यक्तित्व के अनुरूप ही प्रस्तुत हुआ है और भाषा सांकेतिक आलंकारिक है, प्रभावपूर्ण है और भाषा में सहजता, सरलता
और लेखक के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से भाषा सशक्त और समर्थ है। अगला 18वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। मुझे इसकी चिंता नहीं है सम्राट, गर्व मेरे अंतःकरण का अधिकार है। वे राज से अनुशासित नहीं है, किंतु मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि चाणक्य के गर्भ की चिंगारी स्वर्ग के राज को प्राप्त करके भी लपट नहीं बनेगी। हाँ, अपमान के हल्के झोंके से ही वे दावाग्नि बनकर तुम्हारे भैभव के नंदन वन को क्षण भर में नष्ट कर सकती है। अब हम इस गद्यांश का जो व्याख्या के 4 चरण होते हैं, 4 सोपान होते हैं, उनके आधार पर इसका एनालिसिस या विवेचन विश्लेषण करते हैं। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ या गद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा विरचित या लिखित एकांकी कौमुदी महोत्सव से अवतरित है, लिया गया है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रगुप्त ने कौमुदी महोत्सव के आरंभ में कुसुमपुर की राज नर्तकी अलका का नृत्य कराया था, आयोजन किया था। नृत्य का डांस पार्टी या डांस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाया था। उसने अलका की प्रशंसा कर उसे अपने गले की माला भी पुरस्कार रूप में देनी चाहिए थी। तभी आचार्य चाणक्य ने आकर अलका को पुरस्कार नहीं देने दिया था। चंद्रगुप्त को चाणक्य का हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगा था, वो क्रुद्ध हो गई थी। उसने चाणक्य से कहा कि आपको कुसुमपुर की विजय दिलाने पर घमंड हो गया है। इस घमंड से तुम्हारी राजनीति समाप्त हो सकती है। तब चाणक्य ने उससे कहा था, क्या कहा था? अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि मेरी राजनीति समाप्त हो जाएगी, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। रही बात गर्व की, सो वह मेरे अंतःकरण की वस्तु है, मेरे हृदय की वस्तु है। उस पर मेरे अंतःकरण का अधिकार है, उस पर मेरे हृदय का ही अधिकार है। उस पर कोई और व्यक्ति अंकुश लगाए ये मुझे सहन नहीं, ये गवारा नहीं। उस पर राज्य या उसे चलाने वाले शासक का कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। मैं यह बतला देना चाहता हूं कि कुसुमपुर की विजय से तो मुझे गर्व का अनुभव हुआ है, बिल्कुल सही है। वह स्वर्ग का राज प्राप्त करके भी नहीं बढ़ सकता। चिंगारी हवा के झोंके से आग बन जाती है, चिंगारी हवा के झोंके से आग में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। उसी प्रकार स्वर्ग का राज पाकर भी मेरा गर्व नहीं बढ़ सकता है। मेरा गर्व मेरे अंतःकरण के अतिरिक्त दूसरी किसी वस्तु से प्रभावित हो नहीं सकता। मेरे गर्व की चिंगारी भौतिक उपलब्धि से तो नहीं, अपमान के हल्के झोंके से ही दावाग्नि बन की आग सी विकराल हो सकती है, जो तुम्हारे भैभव के नंदनवन को थोड़ी देर में भस्म कर सकती है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बताना चाहा कि विजय ने मुझे गर्व का अनुभव नहीं हो सकता है। विजय से मुझे क्या है, किसी तरह का गर्व घमंड नहीं है, ये तो मेरा स्वाभाविक कार्य है। मुझे भौतिक उपलब्धियों का लोभ नहीं है, भौतिक सुख सुविधाओं का मुझे कतई भी लोभ नहीं है, लालच नहीं। यदि कोई मेरा थोड़ा भी अपमान करेगा तो मुझे वह सहन नहीं होगा। मैं क्या है, स्वाभिमानी आदमी हूँ, मेरे जब स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी उसको मैं सहन नहीं कर सकता हूँ।
मैं अपमान किए जाने पर तो तुम्हारे ऐश्वर्यों को भी थोड़ी देर में नष्ट कर सकता हूं। ये चाणक्य का कथन है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं। उक्त गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश में यह स्पष्ट किया गया है कि चाणक्य अपना अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता है। चाणक्य बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति है। गौरव और गरिमा का वो हर समय ध्यान रखते हैं। उसे भौतिक सुख सुविधाओं का लोभ नहीं है, किसी तरह का कोई लालच नहीं है। और प्रस्तुत गद्यांश में के वर्णन में सांकेतिकता, लाक्षणिकता, चित्रात्मकता की विशेषताएं के साथ साथ रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। और उक्त गद्यांश की भाषा शैली सहज सरल सुबोध, लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला हम 19वां जो गद्यांश है उसको पहले पढ़ते हैं। मौर्य चंद्रगुप्त क्षत्रियत्व क्या इतना पतन हो गया है कि वे ब्राह्मणत्व पर पदाघात करे? क्या तुम जानते हो कि मौर्य हिमाद्री की भांति सुदृढ़ कैसे हो पाया? उसकी सुदृढ़ता को धारण करने वाली पृथ्वी इसी ब्राह्मण की राजनीति है। यदि यह शक्ति एक क्षण के लिए अलग हो जाए तो हिमाद्री इतने वेग से नीचे गिरेगा कि वह अपने साथ समीपवर्ती वृक्षों को भी लेकर समुद्र तल में चला जाएगा, और तब समुद्र की तरंगें इसी ब्राह्मण के चरणों में लौटने के लिए आएंगी और यह ब्राह्मण उस ओर देखेगा भी नहीं। अब हम इस गद्यांश का व्याख्या के 4 सोपानों के आधार पर इसका विवेचन विश्लेषण करते हैं, इसका अवलोकन करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं। तो व्याख्या के 4 सोपान हैं: संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और कलात्मक सौंदर्य। तो पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत गद्य पंक्तियाँ या प्रस्तुत गद्यांश या गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक एकांकी रत्नाकर में संकलित डॉक्टर राम कुमार द्वारा रचित एकांकी कौमुदी महोत्सव शीर्षक से ली गई है, उद्धृत की गई है। अब हम इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रगुप्त ने कौमुदी महोत्सव के शुरू में नंदवंश की राजनर्तकी अलका को नृत्य की अनुमति दी थी, नृत्य करने के लिए। उसने उसे पुरस्कार रूप में अपने गले की माला देनी चाहिए। तभी वहाँ आए आचार्य चाणक्य ने अलका को पुरस्कार नहीं देने दिया, उसने रोक दिया कि नहीं। चंद्रगुप्त को चाणक्य का व्यवहार दखल देने वाला लगा और चंद्रगुप्त चाणक्य से क्रोधित हो गए। उसने चाणक्य पर घमंड करने का आरोप लगाया कि आपको बहुत ही अभिमान हो गया है, घमंड हो गया है, गर्व हो गया है। तब चाणक्य ने कहा कि मुझे अपमान पसंद नहीं। यहाँ चाणक्य का कथन है और चाणक्य क्या कहना चाहते हैं, अगला जो व्याख्या का सोपान है भावार्थ, उसमें हम देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में चंद्रगुप्त के यह कहने पर कि मैं विलासी नंद नहीं जिसे तुम्हारी राजनीति का धक्का गिरा दे, मैं हिमालय की तरह दृढ़ हूं, सुदृढ़ हूं। चाणक्य ने कहा, मौर्य चंद्रगुप्त, तुमने जो कुछ कहा है, जो तुम कहना चाह रहे हो, उससे क्या ये मान लिया जाए कि क्षत्रियत्व पर इस हद तक या क्षत्रियत्व इस हद तक पतित हो गया है कि वह ब्राह्मणत्व पर पैर की चोट करने से भी नहीं हिचकता, उसको दबाना चाहता है ब्राह्मण को।
ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है आपके लिए। तात्पर्य यह है कि क्षत्रिय चंद्रगुप्त, तुम्हारा कथन मुझे उसी प्रकार अपमानजनक लगा है, मेरे स्वाभिमान को ठेस लगी है। जैसे तुमने मुझे पैर से आघात पहुंचाया हो, इस तरह मैं फीलिंग कर रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। ये मुझे एहसास हो रहा है कि तुमने मेरे स्वाभिमान को ललकारा है। तुम जो शंभ को हिमालय की तरह सुदृढ़ मान रहे हो कि मैं हिमालय से भी ऊंचा हूं, हिमालय से भी बढ़कर हूं, अरे ये सब मेरी देन है आपके लिए। तो तुम हिमालय की तरह सुदृढ़ कैसे बने, ये मैं सब जानता हूं, ये मुझे सब पता है। क्या तुम ये नहीं जानते? तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हें हिमालय की सुदृढ़ता, मजबूती प्रदान करने वाली मुझ ब्राह्मण की राजनीति ही है। इसके पीछे मेरा हाथ है। आपको हिमालय के सदृश बनाने में, ऊंचा उठाने में, विजय पताका लहराने में, राज्य का विस्तार करने में मेरा अहम योगदान है। मैंने दिन रात मेहनत की है और मैंने राजनीति की वो चाल चली है जिससे नंदवंश का मैंने विनाश करवा दिया है, सत्यानाश करवा दिया है। हिमालय की धरती का आधार प्राप्त रहता है। तुम्हें मेरी राजनीति का सहारा मिला है, मैंने आपको बराबर सहयोग किया है। यदि थोड़ी देर के लिए भी धरती का सहारा अलग हो जाए, हिमालय किस पे टिका है? धरा पर टिका है, पृथ्वी पर टिका हुआ है। इसकी जड़ें हिमालय की पृथ्वी में समाई हुई है। इसकी जब फाउंडेशन, इसकी नींव है, जब कमज़ोर हो जाएगी तो हिमालय धाराशायी हो जाएगा। यदि थोड़ी देर के लिए भी धरती का सहारा अलग हो जाए तो हिमालय इतनी तेजी से गिरेगा कि उसके समीप स्थित वृक्ष भी समुद्र तल में चले जाएंगे, उखड़ जाएगा। आपका राजवंश है, तहस नहस हो जाएगा। और तब समुद्र की लहरें उठेंगी। मेरा सहारा न रहे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, ये निश्चित है। यदि थोड़ा सा भी क्या है, मैं आपसे सहारा वापस ले लूँगा तो आपका जो राज्य है वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। आपका जो वैभव है वो धाराशायी हो जाएगा, तुम्हारा वैभव नष्ट हो जाएगा। तब तुम फिर से मेरा सहारा पाने के लिए मेरे पैर पड़ोगे, मेरे कदमों में आ गिरोगे और मैं फिर तुम्हारे ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। ये मान लो, ये जान लो कि ब्राह्मण का अपमान करना बिल्कुल ठीक नहीं है। अब हम इसका कलात्मक सौंदर्य है उसको निहारते हैं, देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में, उक्त गद्यांश में लेखक ने चाणक्य बौद्धिक स्तर के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग किया है और उक्त गद्यांश से चाणक्य स्वाभिमान का पता चलता है कि चाणक्य कितना स्वाभिमानी है। वो अपने स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचने देता है। और साथ साथ में प्रस्तुत गद्यांश की भाषा अलंकारिक, सांकेतिक, चित्रात्मक, रूपक, उपमा आदि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। और भाषा पर लेखक का असाधारण अधिकार है। और प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध लेखक या एकांकीकार के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम, समर्थ है। तो प्रिय छात्राओं, प्रस्तुत वीडियो को आप ध्यान से इसको देखें। एक बार समझ में नहीं आता है तो 2 बार इसको देखें, सुनें और इसका विवेचन, विश्लेषण करें, एनालिसिस करें। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो उसकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करें।
मैं अगले वीडियो में इसमें सुधार करूँगा। तो आज इतना ही, और चर्चा हम इसके जो शेष जो गद्यांश है उनकी हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।